अच्छी सोच विचारक और महान देशभक्त और राष्ट्रवादी सहस्त्र क्रांतिकारी नाथूराम गॉडसे ने आखिर गांधी को वध क्यों किया, क्यों करना पड़ा, क्यों विवश हो लिया। बस उसी वचनों को लेकर आज मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि आखिर गॉडसे ने गांधी को वध क्यों किया, माने दुनिया से अलविदा क्यों किया, उस बुराई के मार्गों से गांधी को क्यों हटा दिया सदा सदा के लिए। और हाँ, सुनने में आया है कि गॉडसे के वचनों को दबाने के लिए और गांधी को वर्चस्व में लाने के लिए कई इतिहासकारों ने गॉडसे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की और झूठी इतिहास लिखी। और मैंने जो जानकारी को प्राप्त की है, शायद किसी किसी को पता होवे, ऐसे पता तो हर कोई को होवे जो इतिहास को खोजने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर पढ़ते होंगे, तो पर भी जो व्यवस्था है भूल जावे। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। गांधी जी ने जो कृत्य की थी और जिस तरह से देश के ऊपर और देश को हजारों हजारों वर्षों तक गुलाम बनाने की और कलंकित की मुझे खेद है। आज तो मैं कई लोगों को देखता हूँ, जनता जनार्दन को देखता हूँ, भला बुरा उल्टे नाथूराम गॉडसे को ही कहता है, क्यों मारा, ऐसे था, उनका क्या योगदान। जब इतिहास को पढ़वे तो पता चल जावे कि उनका आखिर नाथूराम गॉडसे का क्या योगदान है। बिना पढ़े लिखे खेत की मूली गाजर कुछ भी बक लेवे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। पर गांधी जी ने क्या किया वो भी तो जानने की कोशिश करो ना। अगर उसने राष्ट्र को तोड़ने की और 55 करोड़ पाकिस्तान को देने की मांग की है यहाँ की सरकारों से, तो उनका नाम वहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर उसको किसने यहाँ का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया पता नहीं। यहाँ पर तो घोषित नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान में जाके, क्योंकि जो भी किया वो तो पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम के लिए। सच्चे भक्त तो मुस्लिम के, हिंदू का नहीं। तो चलते हैं कोर्ट में उसने जो बोला भाषण की और वध करने के पीछे उनका क्या मकसद, तो उन पर तो किताब भी हैं कि मैंने गांधी को वध क्यों किया। उसी से आज जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी उनको वध करने के लिए। तो भाग 5 और नंबर 12 में लिखता है, अतः मैंने गांधी को राजनीतिक क्षेत्र से सदा के लिए हटाने का निश्चय किया। मैं जानता था
कि जो मैं कृत्य करने के लिए जा रहा हूँ उस पर मेरे को भला बुरा कहेगा, मुझ पर कीचड़ उछाला जाएगा, पर मैं अपने आँखों के सामने देश को बर्बाद होते हुए और हिंदुओं का नरसंहार होते हुए नहीं देख सकता। माँ की मातृभूमि के साथ खिलवाड़ मैं अपने आँखों के सामने कैसे देख सकता हूँ? तो मेरे को पता है कि जो मैं कृत्य करने के लिए जा रहा हूँ उस पर कलंकित अवश्य लगेगा, पर खेद है, हटाना तो पड़ेगा, नहीं तो हजारों हजारों वर्षों तक ये देश गुलाम ही बनकर रहेगा। जो सोच गॉडसे जी का वो पूरा होते हुए दिखाई देवे तो स्तर पर मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं धनी नहीं हूँ, मध्य वर्ग का हूँ। मैं अपने प्रांत में सार्वजनिक कार्य करता था। मैंने जो सेवा की उसके कारण मुझे अपने प्रांत में आदर और सम्मान मिला। सभ्यता और संस्कृति के संस्कारों से मेरा पूरा परिचित था। मैं जो योजनाएं बनाता गया उसे पूरा करने की शक्ति मुझ में थी। मेरा शरीर सबल है, ना कोई अंग विकार है, ना मुझे व्यसन है। यद्यपि मैं विद्वान नहीं हूँ, परंतु विद्वानों के लिए मेरे हृदय में आदर है। फिर 113 नंबर में लिखता है, सन 1929-30 में कांग्रेस ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तब मैंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। मैं तब विद्यार्थी था। इस आंदोलन से संबंधित भाषण जो पत्रों में छपे थे मैंने पढ़े और मैं प्रभावित हुआ। मैंने आंदोलन में भाग लेने का विचार किया। कुछ समय बाद आंदोलन असफल हो गया तो मुसलमानों की संबंधित समस्याएं बहुत जोर पकड़ गई। तब हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर मुंजे भाई परमानंद और मालवीय जी आदि हिंदू समाज के नेता हिंदुओं के संगठन में लग गए। फिर 114 में लिखता है, सन 1928 के लगभग स्वर्गीय डॉक्टर हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली। उनकी भाषणों का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं स्वयंसेवक बना। मैं महाराष्ट्र के उन युवकों में था जिन्होंने संघ में उनके प्रारंभ से भाग लिया। कुछ वर्षों तक मैंने संघ में काम किया। कुछ दिन पश्चात मैंने सोचा कि वैधानिक रूप से हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। इस कारण मैं संघ को छोड़कर हिंदू महासभा में आ गया। फिर 115 नंबर में लिखता है, सन 1935 में महासभा ने हैदराबाद में आंदोलन किया तो मैं पहला जत्था लेकर गया। मुझे 1 वर्ष का कारावास मिला। मुझे हैदराबाद निजाम की बर्बरता और दानवता का व्यक्तिगत अनुभव है। वंदे मातरम गाने पर वहाँ मुझे कई बार बेतें लगाई गई थी। फिर 116 नंबर में लिखता है, सन 1943 में बिहार सरकार ने
आदेश दिया कि भागलपुर में हिंदू महासभा का अधिवेशन ना हो। हिंदू महासभा में उसका उल्लंघन करने का निश्चय किया, क्योंकि सरकार की यह आज्ञा अनुचित थी। सरकार के सब प्रतिरोधों के बावजूद अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की तैयारी करने के लिए मैं लगभग 1 मास भूमिगत होकर काम करता रहा। मैंने समाचार पत्रों में अपने कार्य की प्रशंसा पढ़ी और देखा कि जनता ने उस समय मेरे सार्वजनिक कार्य को सहारा। मेरी प्रकृति में हिंसा नहीं थी। बर्गे ने जो कहा है कि मैंने श्री भोपटकर को मारने के लिए चाकू निकाला था, झूठ है। श्री भोपटकर हमारे पक्ष के वकील हैं। यदि मैं उन पर चाकू निकालता तो क्या वे हमारी सहायता कर सकते थे? यदि वह घटना सही होती तो मैं श्री भोपटकर की सहायता लेता भी नहीं। फिर नंबर 117 में लिखता है, जो मेरे व्यक्तित्व से परिचित हैं वे मेरी शांत प्रकृति को जानते हैं, किंतु जब उच्च नेताओं ने गांधी जी सहमति से मातृभूमि के टुकड़े कर डाले तब मेरा हृदय क्षोभ से भर गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का शत्रु नहीं हूं। मैं इस संस्था को सबसे अधिक महत्व देता रहा, क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। मेरा नेताओं से मतभेद था तथा अब तक हैं। यह मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार हैं। फिर नंबर 118 में लिखता है, गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में जितना मेरा आदर है वह नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोट देंगे। फिर 119 नंबर में लिखता है, समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की यह नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। फिर 120 नंबर में लिखता है, कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान ना बनता तो आज़ादी ना मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। कांग्रेस नेताओं ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया कि गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेज़ों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दे दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से गांधी और उनके अनुयायियों की एक ही
पॉलिसी रही, और वह यह कि पहले यमनों की मांगों पर विरोध दर्शाना, फिर हिंसक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। फिर 121 नंबर में लिखता है 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूँ। फिर 122 नंबर में लिखता है प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू माँ बहनों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का तख्ता हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसा भयानक निवारण करता था। उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर। फिर 123 नंबर में लिखता है भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार ना होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारे पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते तो यह अर्थ लिया जाता था कि हिंदू मुसलमानों में मतभेद फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे कार्य को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी उनके नोटिस मिले और 16,000 रुपयों की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक ना सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार का शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। फिर 124 नंबर में लिखता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किया उनका मूल कारण गांधी हैं। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी ना होता जैसा अब हुआ, और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। फिर 125 नंबर में लिखता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली
समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष के किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार ना थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुस्लिम राज हैं, तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे, जैसा कर सकने में कोई कट्टर लिंगी नेता भी सफल ना हो पाता। फिर 126 नंबर में लिखता है, इन्हीं दिनों उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी, वे सब केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। फिर 127 नंबर में लिखता है, गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी, उनमें पहली यह थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा से अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों को